अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी मेनोरेजिया को हमने क्लासीफाई किया था, किस तरीके की ब्लीडिंग में क्लासीफाई किया था, हमने क्लासीफाई किया था ये एक तरीके की एनोवुलेटरी ब्लीडिंग होती है। प्यूबर्टी मेनोरेजिया क्या होता है, एक तरीके का थ्रेशोल्ड ब्लीडिंग होती है, अकर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन एवोल्यूटरी साइकिल। यानी इसके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी मेनोरेजिया किस वजह से होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस हो जाती है एस्ट्रोजन की और साथ ही साथ एब्सेंस होती है प्रोजेस्टेरॉन की इन एवोल्यूटरी साइकिल। एनोवुलेटरी साइकिल है, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट है और एक्सेस है एस्ट्रोजन की, इस वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड ब्लीडिंग होती है। 20% पेशेंट के अंदर जो देखने को मिलता है प्यूबर्टी पे मेनोरेजिया, वो ज़्यादातर किस वजह से होता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। इट अकर इन द फॉर्म ऑफ प्यूबर्टी, जो मेनोरेजिया होता है वो किस फॉर्म में अकर करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या फिर नॉर्मल ब्लीडिंग होती है जो कि लास्ट करती है फॉर मैनी डेज। यानी या तो वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगी या फिर वो नॉर्मल होगी, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग होगा बहुत ज़्यादा होगा। अब जब किसी को इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको एनीमिया हो जाएगा। अब जब किसी पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा तो उसको अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हेमेटेनिक्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी का ब्लड कम हो जाता है तो उसके अंदर हमें देना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी प्यूबर्टी मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड हमारा कैसा आएगा, नॉर्मल आएगा। यानी इसके अंदर कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल एस्ट्रोजन अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन एस्ट्रोजन जो होता है रिकमेंडेड नहीं होता यंग गर्ल्स के अंदर, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हाई डोज इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसके कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमेरिन 25 मिलीग्राम इस्तेमाल करेंगे। इसको क्या करना पड़ता है, हमें रिपीट करना पड़ता है हर 4 से 6 घंटे के अंदर। इस वजह से क्या होता है, ये यंग गर्ल्स के अंदर जो होता है एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी हाई डोज है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर साइड इफेक्ट हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं गर्ल्स के अंदर, प्यूबर्टी वाली मेनोरेजिया वाले के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ड्यूरिंग एज वेल एज लेटर टू रेगुलाइज एंड कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है तो आप बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ड्यूरिंग, दौरान, ब्लीडिंग के दौरान, बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर, टू कंट्रोल और रेगुलाइज करने के लिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। प्यूबर्टी मेनोरेजिया के अंदर जो डेनाजोल होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हिर्सुटिज्म कॉज करता है। इस वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है तो आप बताएं कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, एक्सेस हो जाती है एस्ट्रोजन की और एब्सेंस होती है प्रोजेस्टेरॉन की, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रेशोल्ड ब्लीडिंग होती है इन एन ओव्यूलेटरी साइकिल के अंदर। उसके अलावा कह रहे हैं अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसके अंदर हार्मोनल थेरेपी हमारी फेल हो जाती है, यानी वो हार्मोनल थेरेपी का वो रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके अंदर हमें क्या कराना पड़ता है, क्यूरेटाज कराना पड़ता है एंडोमेट्रियम का। क्यूरेटाज जब हम कराएंगे एंडोमेट्रियम के अंदर तो 4% गर्ल ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कॉज निकल के आता है प्यूबर्टी मेनोरेजिया का। उसके अलावा क्या होता है, हम पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं मेरिना IUCD, जिससे क्या होता है, हेल्प करता है नॉन रेस्पॉन्डर टू मेडिकल थेरेपी। यानी जो पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिकल थेरेपी से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मेरिना IUCD। मेरिना IUCD कैसे काम करता है, ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है हमारी जो थिक हो गई है उसकी थिनिंग करता है, क्योंकि थिक होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया होता है। अब मेरिना IUCD जब हम इस्तेमाल करेंगे ये एंडोमेट्रियम पे वर्क करेगा, एंडोमेट्रियम को थिन करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी प्यूबर्टी मेनोरेजिया को कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्यूबर्टी जो मेनोरेजिया हो रहा है उसके कॉज क्या थे, कॉज ये था उसके अंदर क्या था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, या फिर कोई ब्लड डिस्क्रेजिया था, या कोगुलेशन डिसऑर्डर था, या ओवेरियन फेमिनाइजिंग ट्यूमर था, या हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तो वो सारे कॉज जो प्यूबर्टी मेनोरेजिया कॉज कर रहे थे। इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं डेस्मोप्रेसिन 1.5 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं पर ml। इसे हम IV भी दे सकते हैं और नेजल ड्रॉप के जरिए भी दे सकते हैं। किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वॉन विल्ब्रांड डिजीज। अगर यानी किसी को वॉन विल्ब्रांड डिजीज है तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे डेस्मोप्रेसिन। उसके अलावा इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है मेफिनेमिक एसिड। मेफिनेमिक एसिड कितना दिया जाएगा, 500 मिलीग्राम दिया जाएगा। उसके अलावा ट्रेक्सिनेमिक एसिड दिया जाता है 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम दिया जाता है 8 आवर्ली। उसके अलावा हम इसके अंदर देते हैं GnRH में क्या देंगे, ल्यूप्रोलाइड देते हैं 3.75 मिलीग्राम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली देते हैं हर मंथ पे। मेरिना IUCD दिया जाएगा अगर कोई रेजिस्टेंट केस मिलेगा हमें, यानी अगर कोई इन मेडिसिन से रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, रेजिस्टेंट है, तो उसके अंदर फिर हम इस्तेमाल करेंगे मेरिना IUCD। वैन यूट्राइन आर्टेरियोवेनस एन्यूरिज्म होगा, अगर यूट्रस के अंदर आर्टेरियोवेनस एन्यूरिज्म होगा तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, इमोबिलाइज करना है यूट्राइन आर्टरी को, यानी इमोबिलाइजेशन करेंगे हम यूट्राइन आर्टरी का। अगर कोई एक्यूट एपिसोड हुआ है किसी को प्यूबर्टी मेनोरेजिया का तो उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं 25 मिलीग्राम प्रीमेरिन
ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन है। इसमें क्या दिया जाएगा, इंट्रावेनस दिया जाता है 4 आवर्स फॉर 24 आवर्स, और ओरल टैबलेट दी जा सकती है फॉर 21 डेज कंबाइंड विद मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 10 मिलीग्राम डेली। यानी अगर किसी को एक्यूट एपिसोड होता है अगर प्यूबर्टी मेनोरेजिया का, तो उसके अंदर हम प्रीमेरिन इस्तेमाल कर सकते हैं 25 मिलीग्राम, जो कि एक कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन है। कितना दिया जाएगा, इंट्रावेनस दिया जाता है 4 आवर पे दिया जाता है फॉर 24 आवर्स पे, या और उसके साथ ओरल हम टैबलेट दे सकते हैं 21 डेज के लिए। किसकी, मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 10 मिलीग्राम डेली दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट प्यूबर्टी मेनोरेजिया का। उसके बाद हम बात करते हैं प्री मीनोपॉजल मेनोरेजिया, यानी मीनोपॉज से पहले होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, प्री मीनोपॉजल मेनोरेजिया। दिस इज सीन इन अ वुमेन विद एन ओव्यूलेटरी साइकिल, यानी मीनोपॉजल जो मेनोरेजिया होता है देखने को मिलता है उन वुमेन के अंदर जिनके अंदर कैसी साइकिल होती है, हमारी एन ओव्यूलेटरी साइकिल होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्री मीनोपॉजल मेनोरेजिया किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होगा इन अ वुमेन विद एन ओव्यूलेटरी साइकिल। It is essential to rule out endometrial carcinoma by DNC and uterine aspiration and biopsy। यानी अगर कोई प्रीमेनोपॉजल फेज में है कोई वुमेन जिसके अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो होता है रूल आउट करना ज़रूरी होता है। किस तरीके से कर सकते हैं, या तो DNC कराएंगे, या यूटराइन एस्पिरेशन कराएंगे, या बायोप्सी कराएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने की जो वजह हो सकती है वो हो सकता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो इस तरीके की फीमेल के अंदर ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रूल आउट करना। उसके अलावा हम उसके अंदर ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, पेशेंट का ब्लड शुगर भी चेक करना ज़रूरी होता है। इस तरीके की जो फीमेल होती है जिनके अंदर प्री मेनोपॉजल मेनोरेजिया हो रहा है, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव थेरेपी देते हैं विद प्रोजेस्टेरोन। इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हमारी इफेक्टिव रहती है। इसमें क्या देंगे हम, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन दिया जाएगा 10 मिलीग्राम BD, और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है 1 ग्राम पर वीक दिया जाता है इंटरमस्कुलरली फॉर अबाउट 6 मंथ 1 ईयर तक। यानी इसके अंदर हम मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन देते हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देते हैं, कितने दिन तक देते हैं, 6 मंथ तक देते हैं फॉर अबाउट 1 ईयर तक। उसके बाद देता है 6 मंथली यूट्राइन एस्पिरेशन कराना इसके अंदर ज़रूरी होता है। किस लिए, कि रूल आउट करने के लिए एंडोमेट्रियल कैंसर के थे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रीमेनोपॉजल फेज में जो एंडोमेनोरेजिया हो रहा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो मोस्ट कॉमनली उसका कॉज जो हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर है। तो हर 6 महीने पे ज़रूरी है कि हम यूट्राइन एस्पिरेशन कराएं, ताकि हमें पता चलता है कि कहीं फीमेल को एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है। उसके अलावा अवॉइड करने के लिए साइड इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरिना IUCD इज एम्प्लॉयड आफ्टर एंडोमेट्रियल कैंसर इज रूल आउट। जब हमें अगर पता चल जाता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो उसके अंदर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरिना IUCD इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक्शन कैसा होता है, लोकल होता है, ये लोकली काम करती है, और ब्लड लेवल को जो होता है डज नॉट रीच बियॉन्ड 150-200 PG पर ml, यानी ब्लड लेवल को जो होता है 150 से 200 PG पर ml से ज़्यादा नहीं जाने देती। उसके अलावा क्या होता है, मेरिना को लगते हैं 3 महीने कंट्रोल करने के लिए मेनोरेजिया को। यानी अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं हमें, और उसके अंदर हमें एंडोमेट्रियल कैंसर रूल आउट कर चुके हैं, यानी इस फीमेल को एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेरिना। मेरिना क्या है, एक तरीके की IUCD है, ये लोकली काम करती है, ब्लड वेसल लेवल को भी बढ़ने नहीं देती। उसके अलावा मेरिना को लगते हैं 3 मंथ लगते हैं कंट्रोल करने के लिए मेनोरेजिया को। अगर कोई फीमेल ऐसी है जो मेरिना से भी नहीं कर रही है रेस्पॉन्ड, तो उसके अंदर फाइनली हमें क्या करना है, हिस्टेरेक्टोमी। यानी हिस्टेरेक्टोमी जब कहेंगे जब प्रोजेस्टेरोन से भी वो नहीं कर रही है, किसी भी चीज़ से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग उसको हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अब कितनी ब्लीडिंग हो रही है कि पेशेंट अनीमिक हो गई है, बिल्कुल फेंट हो गई है, लेथार्जिक हो गई है, उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी भी ट्रीटमेंट से, तो फाइनली हमें क्या करना है, सिर्फ हिस्टेरेक्टोमी करना है, यानी यूट्रस हम उसका निकाल देंगे, क्योंकि वो फैमिली अपनी कंप्लीट कर चुकी है, नियर मेनोपॉज पहुंचने वाली है, तो उसको अब ज़रूरत नहीं है। तो ये देखते हुए, मेडिकली देखते हुए कि उसको कोई परेशानी नहीं है या फिर उसको कोई अभी फैमिली इशू नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लास्टली जाके हम कर सकते हैं उसका हिस्टेरेक्टोमी, यानी यूट्रस उसका हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोपैथिका हेमरेजिका। मेट्रोपैथिका हेमरेजिका ये भी क्या है, एक तरीके की एनोवुलेटरी ब्लीडिंग होती है, लेकिन स्पेशलाइज फॉर्म है DUB की। मेट्रोपैथिका हेमरेजिका क्या है, एक तरीके की स्पेशलाइज फॉर्म है DUB की। इसमें एंडोमेट्रियम कैसी हो जाती है, हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो थिक हो जाती है और पॉलीपॉइडल हो जाती है। ओवरी कैसी हो जाती है, ओवरी के अंदर सिस्टिक फॉलिकल देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो मेट्रोपैथिका हेमरेजिका होता है वो हमें देखने को मिलता है उन फीमेल के अंदर जो ग्रेटर देन 40 ईयर्स होती है या फिर 40 से 50 साल के बीच में होती है। ओकेजनली इन यंग वुमेन, यंग गर्ल्स देखने को मिलता है अंडर द एज ऑफ 20 ईयर। ओकेजनली यानी कभी कभी देखने को मिलता है मेट्रोपैथिका उन गर्ल्स के अंदर जो अंडर एज ऑफ 20 होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है 40
से जो ज़्यादा एज की होती हैं, यानी 40 से 50 की जो एज की फीमेल होती हैं उनके अंदर मेट्रोपैथिका हेमरेजिका देखने को मिलता है। इसमें सिम्टम क्या होता है, अगर किसी को मेट्रोपैथिका हेमरेजिका हो गया तो उसमें क्या सिम्टम मिलेगा। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन देखने को मिलती है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जो कि लास्ट करती है फॉर मैनी वीक, यानी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है इसके अंदर जो कि कई हफ्तों तक रहती है। तो ये एक मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है मेट्रोपैथिका हेमरेजिका की। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इन मेट्रोपैथिका हेमरेजिका मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इज, तो आपका जवाब होगा कंटिन्यूस ब्लीडिंग विच लास्ट फॉर मैनी वीक्स। ब्लीडिंग हमेशा कैसी होती है, इसके अंदर पेनलेस होती है क्योंकि ये कैसी एक ब्लीडिंग है, एनोवुलेटरी ब्लीडिंग है। मेट्रोपैथिका हेमरेजिका के अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो हमेशा पेनलेस होगी, यानी इस ब्लीडिंग के अंदर कोई भी पेन नहीं होता क्योंकि ये एक तरीके की ऐसी ब्लीडिंग है, एनोवुलेटरी ब्लीडिंग है। क्लिनिकल जो हिस्ट्री होती है इसमें, जो पेशेंट क्लिनिकल जो होती है हिस्ट्री इसके अंदर ऐसी लगती है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री सिमिलर होती है एक्टोपिक जेस्टेशन या एबॉर्शन है, यानी इसकी जो हिस्ट्री होती है वो जो अपनी कंप्लेंट्स बताता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक्टोपिक जेस्टेशन की या फिर एबॉर्शन की। इसमें क्या होता है, हमारा यूट्रस इनलार्ज हो जाता है, साथ में क्या होता है एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ सिस्टिक ओवरी। अगर हम इस तरीके के पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें बल्कि यूट्रस मिलता है, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस मिलता है, साथ में क्या होता है इसके अंदर हमें इन सिस्टिक ओवरी, ओवरीज के अंदर क्या होता है सिस्टिक फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। यूट्रस में क्या होता है, इसके अंदर यूट्रस क्या होता है सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया होता है जिससे बोला जाता है स्विस चीज पैटर्न। यूट्रस के अंदर क्या देखने को मिलता है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है या आपके एंट्रेंस में सवाल आता है कि मेट्रोपैथिका हेमरेजिका के अंदर यूट्रस में क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, तो आपका जवाब होगा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया जिसे बोला जाता है स्विस चीज पैटर्न। या फिर इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि स्विस चीज पैटर्न किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होगा मेट्रोपैथिका हेमरेजिका। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, यानी अगर किसी को मेट्रोपैथिका हेमरेजिका होता है तो उसके अंदर क्या होता है एनाटॉमिकल चेंजेस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, ए माइल्ड डिग्री ऑफ मायो हाइपरप्लेजिया ऑफ द मायोमेट्रियम कॉजेज सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस होता है, यानी यूट्रस हमें बल्कि मिलता है। तो क्यों उसके अंदर यूट्रस हमारा बल्कि हो रहा है या यूट्रस का इनलार्जमेंट क्यों हो रहा है, तो वो हो रहा है क्योंकि यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसका क्या हो रहा है मायो हाइपरप्लेजिया हो रहा है। इसमें यूट्रस की जो वॉल होती है वो कितनी थिक हो जाती है 25 mm हो जाती है। एंडोमेट्रियम कैसी हो जाती है, इसके अंदर थिक हो जाती है, हेमरेजिक होती है, पॉलीपॉइडल हो जाती है, थिन हो जाती है, सिलेंड्रल पॉलिप प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द इंटरनल ओस। यानी जो इसके अंदर जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर क्या होता है अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं, सिलिंड्रिकल पॉलिप्स हो जाते हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं डाउनवर्ड टुवर्ड्स द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस की तरफ डायरेक्शन होता है उनका। करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे इसके अंदर एंडोमेट्रियम की, अगर मेट्रोपैथिका हेमरेजिका किसी पेशेंट को हुआ है तो उसके एंडोमेट्रियम के अंदर क्या पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक फीचर्स, के अंदर क्या होगा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया होगा, कोई भी सिक्रेटरी हाइपरट्रॉफी नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है कभी भी हमें सिक्रेटरी हाइपरट्रॉफी नहीं यानी कोई सिक्रेटरी चेंजेस नहीं हो रहे, तो इसके अंदर क्या होगा हमें कॉर्कस्क्रू ग्लैंड जो था कभी भी देखने को नहीं मिलते, नेवर सीन। एरियाज ऑफ नेक्रोसिस आर स्कैटर्ड ओवर द सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। नेक्रोसिस के एरियाज होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर। तो 3 फीचर्स पढ़े हमने एंडोमेट्रियम के अंदर, क्या होगा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया होगा, उसके अलावा क्या होगा इसके अंदर कोई भी सिक्रेटरी हाइपरट्रॉफी नहीं होगी जिसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर कोई भी हमें क्या होगा कॉर्कस्क्रू ग्लैंड नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा थोड़े बहुत एरियाज ऑफ नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम के अंदर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो होता है यूट्रस की वॉल कैसी हो जाती है थिक हो जाती है, कितनी 25 mm हो जाती है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस हुआ, तो इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस की वजह क्या थी हमारा मायो हाइपरप्लेजिया ऑफ मायोमेट्रियम। अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है मेट्रोपैथिका हेमरेजिका की, तो आपका जवाब होगा क्लोमिफेन सिट्रेट, यानी जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेट्रोपैथिका हेमरेजिका की क्या है क्लोमिफेन सिट्रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं इरेगुलर रैपनिंग, यानी कि जो ओवुलेटरी टाइप का DOB होता है किस वजह से होता है, अभी हमने पढ़ा था कि इरेगुलर रैपनिंग की वजह से होता है या इरेगुलर शेडिंग की वजह से होता है। तो इरेगुलर रैपनिंग में क्या होता है एक तरीके की क्या होती है ओवुलेट ब्लीडिंग होती है, यानी ओवुलेटरी ब्लीडिंग होती है। किस वजह से होती है ये, ड्यू टू द डेफिशिएंट कॉर्पस ल्यूटियल फंक्शन, यानी जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है उसके फंक्शन में क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाता है। एंडोमेट्रियम रिसीव इनएडिक्वेट सपोर्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होगा जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके फंक्शन में क्या होता है थोड़ी कमी आ जाती है, इसकी वजह से जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है उसको सही अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है बिफोर द एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन से पहले। ब्लीडिंग क्या होती है इसके अंदर किस तरीके की होती है, या तो स्पॉटिंग होगी या फिर ब्राउनिश डिस्चार्ज होगा। एंडोमेट्रियम कैसी होती है इनकम्प्लीटली सिक्रेटरी चेंजेस होते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर कैसे होंगे जो सिक्रेटरी चेंजेस होंगे वो इनकम्प्लीट हो गए।
ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, किसी को इरेगुलर रैपनिंग हो रही तो इसके अंदर क्या दिया है, प्रोजेस्ट्रोजन दिए जाते हैं इन प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस से पहले वाले फेज के अंदर क्या दिए जाएंगे, इसके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो सिक्रेटरी चेंजेस इनकम्प्लीट हो रहे हैं वो सही से होंगे, जो इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन की डेफिशिएंसी हो रही है यानी प्रोजेस्ट्रॉन सही से नहीं पहुंच पा रहा है वो पूरा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो इरेगुलर रैपनिंग हो रही थी हमारी वो नॉर्मल हो जाएगी और जो होगा हमारा ड्यू भी जो होगा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इरेगुलर शेडिंग, यानी अगर कोई ब्लीडिंग ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग हो रही है इरेगुलर शेडिंग की वजह से, सबसे पहली बात उसको बोला जाता है हेलमेन डिजीज़। आपसे अगर पूछा जाए कि हेलमेन डिजीज़ क्या है तो आप जवाब देंगे हेलमेन डिजीज़ क्या होता है, ये क्या है, एक तरीके की ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है जो किस वजह से होती है, इरेगुलर शेडिंग की वजह से होती है। उसके बाद हेलमेन डिजीज़ क्या है, ये एक तरीके का रेयर और सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस है, यानी रेयरली पाया जाता और खुद से ही सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस यानी खुद से ही ठीक होने वाला एक तरीके का प्रोसेस है। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इरेगुलर शेडिंग होती है। हमने इरेगुलर रैपिंग में पढ़ा था कि जो कॉज था इरेगुलर रैपिंग का वो क्या था, डेफिशिएंट कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन था, लेकिन इरेगुलर शेडिंग के अंदर क्या है, परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब ये है कि मेंसेस जो होते हैं ऑन टाइम नहीं आते, इज प्रोलॉन्ग बट नॉट हैवी, इसके अंदर जो मेंसेस जो होते हैं वो टाइम पे साइक्लिकली नहीं होते, वो कैसे होते हैं, प्रोलॉन्ग होते हैं मगर वो हैवी नहीं होते, यानी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होता लेकिन ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। एंडोमेट्रियल क्यूटाज एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन शो, अगर इसमें इस तरीके के इरेगुलर शेडिंग वाले पेशेंट के अंदर हम एंडोमेट्रियल क्यूटाज करके देखते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है persistence of secretory changes along with the proliferative endometrium, यानी क्या होगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सिक्रेटरी चेंजेस, साथ ही साथ क्या होगा, प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम देखने को मिलती है। तब के इरेगुलर रैपनिंग वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट सिक्रेटरी चेंजेस होते हैं। इनमें क्या देखने को मिलता है, हमें परसिस्टेंट सिक्रेटरी चेंजेस मिलते हैं, साथ ही साथ प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, यानी अगर किसी को ड्यू भी है तो हम इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर हमें करनी है हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेनी है इन द टर्म्स ऑफ पेशेंट्स, हमें इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ये हमें पता करना है। वो ओवुलर है या एनओवुलर है, उसका अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितना है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग कितना है, कब उसकी मीनार्की स्टार्ट हुई, का कितना उसको फ्लो है, ये सब सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री में पूछेंगे। इससे क्या होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं, हेल्प मिलती है इससे हमें। उसके अलावा हम कराएंगे पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराएंगे, प्लेटलेट चेक कराएंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम चेक कराएंगे, थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, क्योंकि एब्नॉर्मल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, थायराइड हो सकता है। यूएसजी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, हिस्टेरोस्कोपी कराएंगे। हिस्टेरोस्कोपी क्या है, एक तरीके का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं है बल्कि ये एक डायग्नोस्टिक भी थेरेपी है। इससे क्या होता है कि अगर हम हिस्टेरोस्कोपी कराते हैं, अगर कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो उससे क्या होता है, ये एक तरीके की डायग्नोस्टिक थेरेपी का भी काम करती है, तो वो ठीक हो सकता है। हिस्टेरोस्कोपी के दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक भी हो सकता है और ये हो सकता है थेरेपेटिक पर्पज से भी किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करना है, हमने मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना है, जनरल मैनेजमेंट करना है पेशेंट का, यानी पेशेंट को बताना है रेस्ट के बारे में, रेस्ट करने की एडवाइस देंगे, एश्योरेंस देंगे पेशेंट को, डाइट और हेमेटेनिक्स का रोल बताएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट का जो होता है ब्लड बहुत कम है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम जा रहा है तो उसके अंदर हमें करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये लेकिन ये लास्ट स्टेप है। शुरुआत में हम क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि उसको सिर्फ रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है। पेशेंट को डाइट्स के बारे में बताएंगे कि उसके क्या आता है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन कैल्शियम या फिर और भी विटामिन के वाली चीज़ें उसको लेनी है, हेमेटेनिक्स का इस्तेमाल करना है, और अगर उसका ब्लड लेवल बहुत लो होगा तो उसके अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। मेडिकल थेरेपी में हम पेशेंट को देते हैं हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टिन देते हैं। इसमें दो तरीके से दिया जाता है, या तो साइक्लिकल थेरेपी दी जाती या कंटिन्यूस थेरेपी दी जाती। साइक्लिकल थेरेपी हम उन पेशेंट के अंदर देते हैं जिनके अंदर कैसी ब्लीडिंग हो रही है, साइक्लिकल ब्लीडिंग हो रही है, यानी इसके अंदर हम जो 5th डे से लेकर 25 डे पे दिया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे, अगर पेशेंट को जो होता है प्रेगनेंसी नहीं डिज़ायर है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे जब देंगे जब पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं डिज़ायर है। अगर पेशेंट जो है ऐसा है जिसको प्रेगनेंसी डिज़ायर है तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, क्लोमिफीन। कितने देते हैं, 15 से लेकर 25 डे तक देते हैं, या फिर दे सकते हैं हम डाइड्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 10 मिलीग्राम देते हैं, बीडी डेली दी जाती है। कंटिन्यूस प्रोजेस्टिन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा 10 मिलीग्राम, TDS दिया जाता है कितने दिन तक, 90 डेज तक। प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल दे सकते हैं, या फिर इसके अंदर दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन की, या फिर इंट्रायूटेराइन प्रोजेस्ट्रोजन दे सकते हैं,
या फिर दे सकते हैं डेनाजोल दे सकते हैं। कितना देंगे, 200 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम दिया जाता है 4 डिवाइडेड डेज के अंदर फॉर अबाउट 3 मंथ के लिए दिया जाता है। यानी इसके अंदर जो होता है कंटिन्यूस प्रोजेस्टिन देने हैं अगर हमें, तो हमारे पास कई ऑप्शन है। कितने तरीक़ों से दे सकते हैं, ओरली शुरुआत जो हम करते हैं सबसे पहले ओरल से करते हैं, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन ओरली दे रहे हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल दे सकते हैं। अगर इससे रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं प्रोजेस्टेरोन के। अगर इससे भी हमारा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ऐसे पेशेंट के अंदर फिर हमें देना पड़ता है इंट्रा यूटेराइन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेनाजोल। डेनाजोल दी जाती है 4 डिवाइडेड डोज के अंदर फॉर अबाउट 3 मंथ के लिए। उसके अलावा हम पेशेंट के अंदर दे सकते हैं मेफिप्रेस्टोन दे सकते हैं। ये एक तरीके का क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, मेफिप्रेस्टोन दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, इज मेफिप्रेस्टोन क्या है, तो आपका जवाब होगा एंटी प्रोजेस्टेरोन। ये एक तरीके का क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है। उसके अलावा इसके अंदर हम नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि ट्रेक्सेनेमिक एसिड दे सकते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर दे सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर दे सकते हैं मेफिनेमिक एसिड। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर अगर हमें देना है तो इसके अंदर हम दे सकते हैं मेफिनेमिक एसिड। कितना दिया जाएगा, 150 से लेकर 600 मिलीग्राम ओरली दिया जाएगा इन डिवाइडेड डोज के अंदर। उसके बाद हम पेशेंट को देते हैं सर्जिकल थेरेपी, यानी अगर पेशेंट को जो होता है मेडिकल थेरेपी से अगर रिलीफ नहीं मिलता तो उसके अंदर हम बात करते हैं फिर सर्जिकल थेरेपी। उसके अंदर हमें देनी पड़ेगी सर्जिकल थेरेपी। इसमें क्या दे सकते हैं, हम डीएनसी कर सकते हैं। डीएनसी क्या होता है, एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन भी और एक तरीके का थेरेपेटिक पर्पस भी, किस तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोगों के अंदर क्या होता है, डीएनसी करने से भी क्या होता है, पेशेंट को जो होता है जो मेनोरेजिया हो रहा है, उसको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसको रिलीफ हो जाता है, उसके अंदर उसको थेरेपी मिल जाती है, उसका आराम हो जाता है। तो डीएनसी भी कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर हम दे सकते हैं मेरिना आईओसीडी, या फिर इसके अंदर कर सकते हैं हम पेशेंट के अंदर हिस्टेरोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी इंड्यूस थर्मल एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर पेशेंट के अंदर हम बैलून थेरेपी दे सकते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है, जब लास्ट इन सारे प्रोसीजर से भी हमें पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलता है, पेशेंट की ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, तो लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है हिस्टेरेक्टोमी का। यानी हमें पेशेंट का लास्ट में क्या करना है, यूट्रस को हम बाहर निकाल देंगे, यूट्रस को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है हिस्टेरेक्टोमी। अगर पेशेंट ऐसा है जिसको किसी भी मेडिसिनल या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो लास्ट में हमें क्या करना है, पेशेंट को क्योंकि हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना कंटिन्यूसली अगर पेशेंट का ब्लड लॉस होता रहेगा तो इट इज़ हार्मफुल फॉर हर पेशेंट। तो दिस वाई हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर watching my video and supporting my video.